इंडियन बिलियनर द बिग बुल आरजे सर। एक्चुअल में ये टाइटल इससे पहले किसी और के पास था। अगर आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज़ देखी होगी तो इसका जवाब आपको पहले से ही पता होगा। जी हाँ, आपने सही समझा, हर्षद मेहता सर के पास था। आप सभी ने राकेश सर की 5000 से 6 बिलियन की कहानी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि वो मुंबई में मारवाड़ी परिवार में जन्मे थे, उनके फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। हम सभी मार्केट वाले बंदे हैं तो हमें मार्केट के रिगार्डिंग ही नॉलेज चाहिए। इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ कि राकेश सर कई सारी कंपनीज में चेयरपर्सन है और उससे कहीं ज़्यादा कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं। अगर आप सभी को याद होगा, एक हाल ही में आईपीओ आया था जिसका नाम था स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें भी ये इन्वेस्टेड थे। इससे पहले एक आईपीओ आया था जो अपने आप में बहुत ही यूनिक था क्योंकि वो गेमिंग कंपनी थी, क्योंकि इससे पहले ऐसी कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई थी। जी हाँ, ये अपने आप में मोनोपोली ही है। अगर आप में से किसी को भी उस कंपनी का नाम पता हो तो उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बात आपने नोटिस की होगी कि ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्टेड हुई हैं और झुंझुनवाला सर का इन्वेस्टमेंट पहले से ही था। मतलब ये प्राइमरी मार्केट में भी डील करते हैं। ये सारा इन्वेस्टमेंट एक फर्म के अंडर होता है जिसका नाम है रेरा एंटरप्राइजेस, जहाँ से ये अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो क्या ये अपनी जर्नी के इनिशियल डेज में इन्वेस्टर थे? एंड somebody asked him that कि आप ये ट्रेडिंग की क्या बात कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। इस सिंह 5000 लेके आया था, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा किसने दिया, तेरे बाप ने। एनीवेज, अगर हम उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख लेते हैं तो क्या बुराई है। इसलिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आरजी सर के कुछ फिलॉसफीज को देखेंगे और दूसरे पोर्शन में स्टॉक्स पर कोटेशन देखेंगे और थर्ड पार्ट में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर कोटेशन देखेंगे और लास्ट पार्ट में इन्हीं की बायोग्राफी, इन्हीं की जुबानी देखेंगे। दोस्तों, इसी पार्ट में एक शेयर का नाम आएगा शेषा गोवा। इसे खोजने मत लगिएगा क्योंकि ये मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका नाम बदलकर वेदांता हो गया है। जी हाँ, जो 2 बार कम वैल्यूएशंस पर डिलिस्ट कराने की फिराद में थी। एनीवेज, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो कम्युनिस्ट, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। आप सभी ने प्रीवियस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर हम स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए वीडियो लाते रहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवेज, वीडियो के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फिलोसफीज बाई आरजे सर। बड़े इन्वेस्टर द्वारा स्टॉक टिप्स का बिना सोचे समझे फॉलो करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। इस पर आरजे सर के विचार सुन लेते हैं। हम लोग जब मार्केट में काम करते हैं या फिर एक सामान्य निवेशक जब मार्केट में काम करता है तो वो टिप्स पर काम करता है कि राकेश झुनझुनवाला ने क्या स्टॉक खरीदा वो खरीदेंगे, दमानी सर ने क्या खरीदा वो खरीदेंगे। व्हेन यू स्टार्टेड, आपने किसी की टिप पर कभी काम किया था? और नॉर्मली टिप्स और खबरों पर काम करना चाहिए क्या? वेल, टिप्स आर हैजर्डस फॉर हेल्थ। और मेरी बीवी को नहीं मालूम मैंने क्या दिया या बेचा, आपको क्या मालूम पड़ेगा? ऑल्दो आई डोंट माइंड एनीबडी, मैं तो बोल देता हूँ। देखिए क्या है कि पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो हिंदुस्तान में कोई भिखारी रहता। मतलब दमानी जी ने क्या लिया, मैंने क्या लिया, हमने पहले 99% तो सब फॉल्स रहते हैं। लोग शेयर लेते हैं, लॉन्ग रूमर फैला देते हैं। और आई थिंक टिप्स आर वेरी वेरी इंजरियस टू हेल्थ। और दूसरी चीज, एक चीज ये, मैं कभी टिप देना नहीं चाहता हूं कि मैं आपको बोल दूं कि आप XYZ कंपनी ले लीजिए और कल कोई चीज बदल जाए जो आपको नहीं मालूम है या आपको जिसकी समझ नहीं है, मैं तो शेयर बेच दूंगा। क्या मैं नागपुर आऊंगा आपको बोलने? So you live in such a dynamic market, such a changing market that आपको हर चीज इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा। वो रिव्यू इन्वेस्टिंग है, ये कोई इजी कार्यक्रम तो है नहीं। आप समझे ना, पैसे का मामला है, बहुत समझ चाहिए, बहुत फॉलोअप चाहिए। और आज 2-2.5% की फीस लेके कोई आपको देने को तैयार है, 1.5-2%। तो अब आप खुद क्यों उस काम खुद के डिसीजन या एबिलिटी से क्यों करें? बहुत जन करना चाहते हैं क्योंकि उनको शौक है। ठीक है, आपको शौक है तो 95% पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए ना, 5% खुद के लिए। या तो आप फुल टाइम इन्वेस्टर रहिए, पढ़िए, समझिए उसको, वो आप कर सकते हैं। एवरीबडी कैन ट्राई। बहुत कोई बैलेंस शीट समझने वाला अच्छा इन्वेस्टर हो ऐसा नहीं है। बट टिप्स आर हार्डली आर ट्रेमेंडसली हैजार्डस फॉर हेल्थ। और दूसरी चीजों का एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये तो रेस कोर्स है, अरे 6 महीने में डबल होना चाहिए, 1 साल में ट्रिपल होना चाहिए, ये थोड़ा रेस कोर्स है। जो एटीट्यूड ही है, वो एटीट्यूड ये है कि कोई यहाँ गोल्ड जैकपॉट लगना चाहिए। और उस एटीट्यूड की वजह से लोग को ग्रीड आ जाती है, और ग्रीड आ जाती है तो कोई भी कुछ समझाता है, समझ लेते हैं, कर लेते हैं। इसके वजह एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आपको बैंक में 7% 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उस पर टैक्स लगता है। शेयर बाजार में आपको 18% मिले, टैक्स फ्री मिलता है, तो 18% में आप किंग हो। तो बेसिकली देखिए, इतनी बड़ी सभा को आप बोलेंगे हम राकेश झुनझुनवाला से थोड़ा भी सुन रहे हैं कि 15-18% रिटर्न मिले हमको, लेकिन क्या करें, वो भी सच्चाई बोलना पड़ेगा ना कि सच्चाई यही है कि 18, 15 और 21% के बीच से ज्यादा रिटर्न आना बहुत मुश्किल है।
और आप लोगों ने बहुतों ने खुद निवेशक, मत ये मत सोचिए मैं समझता हूँ मैं बहुत शाना होशियार, खुद कोशिश करी होगी, लेकिन बहुत कमों ने कमाया है। तो एक होशियार आदमी को एक्सपीरियंस इज अ टीचर। आप समझे ना? आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर इट और शिवानी, बट आई थिंक आई हैव टू से द ट्रुथ, एंड दिस इज द ट्रुथ, बताइए। दैट यू नीड प्रोफेशनल एडवाइस फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड टिप्स आर एक्सट्रीमली हैजार्डस फॉर हेल्थ। लॉस के लिए रेडी रहो। लॉस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के जीवन का हिस्सा है। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट अपने आप में सही भी है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जो अपने टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाती थी, लेकिन वे आज अपने ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाई और वो प्रीवियस टॉप हाई आज ऑल टाइम का हाई बनकर रह चुका है। कई लोग रिवर्सल के लिए बैठे होते हैं, जो कि 10 बार में से एक ही बार पॉसिबल होता है। मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कोलपाल, जो अपने टाइम में सुपर डुपर प्रोडक्ट बनाते थे और शुरुआत में उसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट कंपनी के पास कोई मोट ना होने के कारण धीरे धीरे उस फील्ड में उनके कंपटीटर एंटर होना शुरू हो गए, जिससे उसका धीरे धीरे मार्केट शेयर घटता गया। अगर आप उसके P&L चेक करेंगे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नियर अबाउट एक ही रेंज में देखने को मिलेगी। इसलिए अगर कोई 10-20 साल पुराना अगर मार्केट में होगा तो उसे पता होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर साबित हुई थी। आज ये शेयर इतना बड़ा जायंट बन गया है, जिसके कारण ये अपनी ग्रोथ खो चुका है। ये जो हाल ही में गिरावट हुई है, इसे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। इसमें गिरावट इसलिए हुई क्योंकि महाराष्ट्र साइड के जो होल सेलर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। कुछ मार्जिन का इशू था। आई थिंक कि इतनी बड़ी जायंट इस जैसे इशूज़ को जल्दी ही रिजॉल्व कर ली जाएगी। सही समय पर इंडियन इक्विटीज़ के स्टॉक में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने का मेरा डिसीजन मेरी सक्सेस का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक था। यदि आप एक मौका देखते हैं तो इसे आज ही पकड़ो, क्योंकि अच्छे शेयर अच्छे वैल्यूएशन पर कम ही टाइम में मिलते हैं। मैंने प्रेस और वाइफ्स के बारे में 2 ही चीज़ सीखी है। जब वो कुछ कहते हैं तो रिएक्ट मत करो। सर के अकॉर्डिंग वाइफ्स इक्वल टू मार्केट, ये मैंने नहीं कहा, आप इस क्लिप में खुद ही देख लीजिए। There is stock market. If you want to know the stock market well, the men must understand women well, because markets are like women, always commanding, always mistress, always uncertain, always volatile, always exciting. And I truly feel that. I'm not saying it to make you laugh, because see, you cannot have a good relationship with a woman by browbeating her, by bullying her. The only way you can have a good relationship with a woman is by accepting her, by following her, by respecting her, by learning from her. And the stock market is exactly like that. If you want to learn the market, see, the process to learn the market is a journey and not a destination. So the process of learning is continuous. But if you want to learn, you have to be humble. If anything goes wrong, you must realize that you have made a mistake. Market has not made a mistake. I think that humility is very, very important to understand markets. But markets are very peculiar. You cannot you cannot be taught markets. You have to learn markets. My mother teaches cooking to my cook, but I don't know, his dal is not as good as my mother's. मार्केट में आपको गिरगिट की तरह होना चाहिए, हमेशा रंग बदलना और ट्रेंड के साथ जाना होगा। और यदि आप इसके खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं तो आपको लॉस होगा। हमेशा जाने की क्या हिस्सेदारी है और लॉस कब बियर करना है। समय के साथ सब कुछ बदलता है और गुजरता है, इसलिए अतिरिक्त खोजें। इसे मैं भी मानता हूँ, क्योंकि एक टाइम में एनर्जी सेक्टर को कोई पूछता भी नहीं था। आज तो पूरा गेम ही पलट गया है। आप विदाउट पैशन सफल नहीं हो सकते। मैं केवल वही गलतियां करता हूं जिसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, जहां मैं फिर से स्टार्ट करने के लिए उठ सकता हूं। ये बात सही भी है, क्योंकि आप अगर जेपी एसोसिएट और DHFL जैसी कंपनीज को अगर स्टडी करेंगे तो उनके प्रमोटर्स में इनका नाम जरूर मिलेगा और ऐसी कंपनीज के हवाले निकले हुए हैं और उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा स्टेक था। तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला। ये बात सही भी है। बुल मार्केट में बुरे से बुरा शेयर भी चल पड़ता है। वहीं अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है तो वही लोग उसमें फंस भी जाते हैं। अगर निकल गए तो अच्छी बात। कुछ भी सीखने की सबसे बड़ी खोज क्यूरियोसिटी है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस हैं तो आप जाकर उसे सर्च करेंगे। कोट्स ऑन स्टॉक्स। प्रॉपर रिसर्च के बिना कभी भी अपने गाढ़ी मेहनत के पैसे को किसी स्टॉक टिप के अनुसार कभी भी इन्वेस्ट ना करें। उन चीप स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें जो आपके बच्चे के बड़े होने पर भारी रिटर्न दे। एप्रोप्रिएट टाइम के बारे में भी सोचें। स्टॉक्स का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि इसे एंट्री पॉइंट पर सस्ता होना चाहिए। जब स्टॉक पॉपुलर नहीं होता है तब इन्वेस्ट करें। सक्सेसफुल इन्वेस्टर आशावादी और अवसरवादी होते हैं। पहले तो वो इस आस में बैठे रहते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है तब उस अवसर का भरपूर उपयोग करते हैं। अवसर आएगा जाएगा, क्या आप उसे पकड़ने के लिए रेडी हैं? मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड रिड्यूस लॉसेस। मार्केट व्यक्तियों से ऊपर है। मार्केट तर्क संगत है। एक व्यक्ति कभी भी मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। वास्तव में जब स्टॉक पॉपुलर नहीं होता है तब मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। मार्केट मौसम की तरह है। आप में भी इसे पसंद नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपको इसे वियर करना होगा। कोट्स ऑन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स।
इन्वेस्टमेंट करते समय इन्वेस्टर का खुद पर भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैशनेट इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। यदि आप पैशन के साथ ऐसा काम करते हैं तो आप किसी भी काम में कभी फेल नहीं होंगे। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ना कि किसी कंपनी में। शॉर्ट टाइम में स्टॉक में इन्वेस्ट करने से थोड़ा ही फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टिंग करने पर फ़ायदा ज़्यादा ही होगा। हाथ में कुछ कैश रखें ताकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे यूज़ कर सकें। ग्रीडी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमाएंगे। डेली बिजनेस न्यूज़ के अनुसार कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर रिएक्ट ना करें और ना ही चेंज करें। उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनके पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और कम्पिटिटिव एडवांटेज का लाभ हो। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर में लार्ज कैप हो। इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के पास स्केल करने का पोटेंशियल है या नहीं। आप जानते हैं, ट्रेडिंग हमेशा आपको अपने पैरों पर रखता है, आपको अलर्ट रखता है। यही कारण है कि मैं ट्रेड करता हूँ। ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैं इन्वेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। देर सवेर आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे ही करोगे, और जहाँ ट्रांजेक्शन हुआ वो ट्रेडिंग ही कहलाएगी। इसलिए कोई स्पेशली ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता। अगर आपने सारे कोटेशन को देखा होगा और अगर आप मार्केट में थोड़े भी पुराने खिलाड़ी हैं तो ये सारी कोटेशन को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए हम अपने लास्ट पार्ट पर आते हैं। आरजी सर बायोग्राफी। शिवानी हूं तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का बेटा, लेकिन हूं मारवाड़ी अग्रवाल। तो व्यापार हमारे खून में है। और मेरे पिताजी को भी शेयर बाजार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता था। तो जब मैं 12, 13, 14 साल का उम्र का था तो उनके दोस्त आते थे शाम को, वो लोग डिस्कस करते थे। वो समय में सेंचुरी मिल्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ग्वालियर रेयन, टाटा स्टील, ये सब बड़ी कंपनियां फेवरेट कंपनीज थी। तो मैं हमेशा बहुत इंक्लूसिव बच्चा था। सो मैं अपने फादर को बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये टाटा स्टील का भाव क्यों बढ़ गया, सेंचुरी क्यों घट गया। तो वो बोलते थे, देख तू वो टाइम में कोई कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, 12 से 2 बजा रहा करता था। हम तो पढ़ते थे, हमको भाव प्रिय दिन का भाव नेक्स्ट टाइम मालूम पड़ता था। तो डैडी बोलते थे, देख आज पेपर पर ग्वालियर की खबर आई है ना, आज ग्वालियर का भाव बढ़ेगा घटेगा, कल उसको चेक करना। तो मैं चेक करता था, फिर बैलेंस शीट पढ़ने लगा। तो उस उम्र में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, किसको पायलट बनना है, किसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है। सब वो इनमें लड़कों को तो लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। तो मेरे फादर बहुत डेमोक्रेटिक फादर थे। वो हमेशा ये बोलते थे कि तेरे को जो करना है तो कर। ठीक है, मेरा एक बड़ा भाई था, उसको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया था, मेरे फादर को प्रैक्टिस करता था। तो बोले मेरे एक बेटे को प्रैक्टिस कराना चाहता था, वो कर रहा है, अब तेरे को जो करना है वो कर। तो बीकॉम हुई। तो मैं बोला मैं तो जाता हूँ शेयर बाजार। तो बोले शेयर बाजार कल कड़का हो गया वहां पे तो क्या करेगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा, पहले सीए कर। तो मैंने सीए किया। तो मेरे सीए हुए तो डैडी बोले, अरे तू अभी क्या करेगा। मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा। मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है, मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। आप समझे ना। लेकिन उन्होंने कहा कि देख मेरे पास मुंबई में घर है, कुछ भी हुआ तो रह सकता है, तू पढ़ा लिखा चार्टेड अकाउंटेंट है, आप समझे ना, तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी और बॉम्बे में घर रहे और नौकरी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोले देख, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, बी फियरलेस, right, and may God bless you, for He is the only blesser. But one thing don't forget in life, you have my blessings but not any money from me. मेरी मम्मी ने बोला, हम तो मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा। मैं बोला मम्मी डरो मत, एक कम भाव रहेगी आपको तंग करने के लिए। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार। पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उस जमाने में ब्याज 12-13 टका मिलता था। मैं बोला मैं 18 टका ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, बोले सिक्योरिटी में, बोले सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं तो 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए, और वो जमाने में 4 लाख रुपया टैक्स भरा। तो ये तो भगवान ने, मतलब पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, 2-3 साल मंदे थे, फिर बहुत कहानी है। जैसा हुआ के शेयर लिए 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65। वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए, वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1,000, तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु रनवटे का एक बजट आया, उस समय शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं कोई बॉक्सिंग मैच है, जो आए बोले बेच दो। और मुझे लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे। He was the man who first abolished estate duty in India, brought down the rates of tax to 60%. तो मुझे लगता था बजट खराब नहीं आएगा। तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं किसको। और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरी जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्क 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्क 2 करोड़ 20 करोड़ थी।
तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपने एसी आ गया। और फिर भगवान ने साथ दिया और हमने क्या किया, कभी गलत काम नहीं किया पैसा कमाने के लिए। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी के बेच के आता है, कभी किसकी हाई नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचूं उधर लूं, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं है, आप समझे ना। और ना करने हैं तो आते हैं, लेकिन करने ही नहीं है। तो भगवान ने आज भगवान के बहुत क्या बोल सकते हैं कि आई हैव फार लेसर वेल्थ देन पीपल थिंक, बट फार 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 मोर देन आई नीड, बिकॉज़ वेल्थ आल्सो हैज अ पर्पस। क्या करूंगा पैसे का, बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूं मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवाई और बहू करने वाले और बेटे और बेटी। आप समझे ना। तो खुश हूँ, करता वो हूँ जो मैं चाहता हूँ। द वेल्थ अलाउज मी टू डू व्हाट आई वांट एंड आई लिव लाइफ बाय माय टर्म्स एंड व्हाटएवर सक्सेस आई हैव हैड, आई थिंक पेशेंस, हार्ड वर्क, टेकिंग डिफीट विद अ स्माइल। मुझे बहुत बार नुकसान हुआ जिंदगी, बहुत बार सेटबैक लगा है, मैंने बहुत बार शेयर बेचे पैसा नुकसान ही भरने के लिए, लेकिन एक बार हो गया। सी नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, ओनली मेक वन यू कैन अफोर्ड सो दैट यू मे लिव टू मेक अनदर वन, बिकॉज़ इफ यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगा A to Z, मैं 150 करोड़ रुपया खोया उसमें, मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की, मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की। अपना डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और भूलो उसको।